चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स। एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं या बाई कार्बोनेट्स हैं, चाहे वो ग्रुप 1A की हो या ग्रुप 2A की हो, इन दोनों ग्रुप्स में अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनकी कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स या बाई कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ये देखिए, हम कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, चाहे वो ग्रुप 1A हो या ग्रुप 2A हो। आज तो हम स्पेसिफिकली ग्रुप 1A की बात करेंगे, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ग्रुप 1A एज वेल एज ग्रुप 2A दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो ज़्यादा हीट स्टेबल होंगे, मतलब ये हीट को रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ग्रुप 1A एलिमेंट्स की कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स की, तो हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लिथियम कार्बोनेट लीस्ट स्टेबल होगा फॉर हीट एज कंपेयर टू सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए, हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर इनकी कार्बोनेट्स की हम बात करें तो हमारे पास बन जाएगा लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। चूँकि हम ये बात जानते हैं कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब है कि लिथियम कार्बोनेट लीस्ट स्टेबल होगा, जबकि डाउन द ग्रुप जो भी कार्बोनेट है, फॉर एग्जांपल सीजियम कार्बोनेट, ये आपके पास मोर स्टेबल होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि लिथियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी कम होगी, लीस्ट स्टेबल देन सोडियम कार्बोनेट, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मोर स्टेबल देन लिथियम कार्बोनेट। ये तो था पॉइंट नंबर 1 कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब एक और पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1A आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ग्रुप 2A। सेकेंड पॉइंट नोट करें कि कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिनको बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, ऑफ ग्रुप 1A आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ग्रुप 2A। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम, with the exception of lithium compounds। अब हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इन सब में बिहेवियर नॉर्मल होगा सिवाय लिथियम के कंपाउंड्स का। लिथियम अपने ग्रुप के मेंबर्स की तरह बिहेवियर शो नहीं करेगा, बल्कि वो रिजेम्बलेंस शो करता है विद ग्रुप 2A एलिमेंट्स। लाइक हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ लिथियम बिहेव सिमिलरली टू दैट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स। तो इस पॉइंट से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1A आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ग्रुप 2A। इसका मतलब है कि कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1A आर मोर स्टेबल देन ग्रुप 2A। इसका मतलब है कि ग्रुप 1A की ये कंपाउंड ज़्यादा थर्मली स्टेबल होंगे देन सेकेंड A ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपाउंड से। अब ये इस तरह क्यों है? क्यों ग्रुप 1A की एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है देन ग्रुप 2A की एलिमेंट्स की कंपाउंड से, या ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास लिथियम क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, इसके अपने मेंबर की
कंपाउंड से, लाइक इनकी नाइट्रेट से, कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से इनका बिहेवियर, लाइक लिथियम की कार्बोनेट्स का, नाइट्रेट्स का या बाइकार्बोनेट्स का बिहेवियर क्यों डिफरेंट है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप पहले पॉइंट्स जो प्रॉब्लम्स है वो नोट करते जाए, फिर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस और रीज़न मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जो था, हम कहते हैं कि लिथियम जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपनी ही ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपाउंड से। अब ये इस तरह क्यों है, लिथियम में ये एक्सेप्शन क्यों है? लिथियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और या जो नाइट्रेट्स है ये बिहेव करते हैं लाइक ग्रुप 2 एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स के साथ। अब लिथियम क्यों ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है? वाई लिथियम शो रिजेम्बलेंस टू ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के साथ? सो हम कह सकते हैं कि वाई लिथियम शो रिजेम्बलेंस विद ग्रुप 2A एलिमेंट्स कंपाउंड। जहाँ हम ये भी इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि क्यों लिथियम अपने ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो इसकी कुछ रीजंस है। फर्स्ट रीज़न इज़ साइज ऑफ लिथियम। लिथियम का साइज रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमें पता है कि लिथियम ग्रुप 1A के टॉप पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि उसका साइज़ अपने ग्रुप के एलिमेंट्स में सबसे कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होती है। अच्छा, एक पॉइंट तो ये है कि लिथियम का स्मॉलर साइज़ है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? दूसरी बात ये है कि लिथियम पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। व्हाट इज़ मीन बाय चार्ज डेंसिटी? आप लोगों ने ऑलरेडी डेंसिटी का पढ़ा है कि डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब गिवन वॉल्यूम में मास का जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा हम उसकी डेंसिटी उसको कहेंगे। हम कहते हैं कि ज़्यादा मास प्रेजेंट है तो ज़्यादा डेंसिटी है गिवन वॉल्यूम में, कम मास प्रेजेंट है तो कम डेंसिटी है इन अ गिवन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है चार्ज। इसका मतलब है कि गिवन वॉल्यूम में हम चार्ज को देखेंगे कि कितना चार्ज है, उसकी बेस पे फिर हम उसको कहेंगे कि चार्ज डेंसिटी कम है या ज़्यादा है। हम ये भी जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सारे बिलोंग करते हैं टू ग्रुप 1A। इसका मतलब है कि इन सब के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +1, क्योंकि लिथियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, रुबिडियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सीजियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ये +1 चार्ज तो सब पे कॉमन होगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसका मतलब है कि 1s2 2s2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 शेल्स है, मतलब इसका साइज स्मॉलर है। इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 2p6 एंड 3s1 होगा। इसका मतलब है कि 3 शेल्स होंगे और साइज एज कम्पेयर टू लिथियम थोड़ा बड़ा होगा। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा है कि हम नेक्स्ट मेंबर में शिफ्ट करते हैं तो आपके पास ग्रेजुअल एडिशन होती है शेल की, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा शेल की एडिशन हो जाएगी तो साइज़ और भी इंक्रीज़ होगा। रुबिडियम का साइज़ और भी बड़ा होगा। देन पोटाशियम और सीजियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स में। अब स्टूडेंट्स इस बात को समझिए कि +1 चार्ज तो सब पे है, लेकिन वॉल्यूम का डिफरेंस देखिए। इतने वॉल्यूम में +1 है, फिर अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तब भी आपके पास चार्ज +1 है। देखिए गिवन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है तो गिवन वॉल्यूम में चार्ज कॉमन है। इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी हम इस सेंस में कह सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम में चार्ज आपके पास कॉमन है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज की डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है।
इसका मतलब है कि लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। हम नीचे आते जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होती जाती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गई होगी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि लिथियम का ग्रुप 2A के एलिमेंट दैट इज़ मैग्नीशियम, उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप है। आप लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप का टर्म सुना होगा। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप में है विथ मैग्नीशियम। ये देखिए, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें 1A, तो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और फिर ग्रेजुअली हम डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। अगर 2A की बात करें तो 2A में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, कैल्शियम वगैरह। लेकिन याद रखिए कि टॉप का एलिमेंट के साथ जो क्रॉस प्लेस्ड एलिमेंट होगा उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो लिथियम का जो डायगोनल मेंबर है इट इज़ मैग्नीशियम। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर मैच करती है। हम कहते हैं कि लिथियम इज़ एन डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। नेक्स्ट आप मुझे आपका होमवर्क है या आपकी असाइनमेंट है कि आप मुझे बताएं कि पीरियोडिक टेबल में किन किन एलिमेंट्स के दरमियान डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए ये अपने मेंबर्स की तरह बिहेवियर नहीं करता क्योंकि इसका साइज़ कम है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम की तरह है। तो ये ग्रुप 2A की एलिमेंट्स की तरह बिहेवियर शो करेगा। ऑल दो इट इज़ अल्कली मेटल, इसलिए ये ग्रुप 1 में है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि बाकी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में भी के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हम कहते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुप 2A की तरह होंगी, इसलिए हम कहते हैं कि इनका इस सेंस में बिहेवियर जो है अपने मेंबर से डिफरेंट होगा। ऑल दो इट इज़ अल्कली मेटल, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक नाइट्रेट्स या कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स की जो डिकम्पोजिशन है, थर्मल स्टेबिलिटी है, हीट रेजिस्टेंस है, तो वो सेम होगा एज दैट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स की कंपाउंड्स के साथ। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने मेन टॉपिक की टूवर्ड आते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ हीट क्या होगा ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। लेकिन पहले ग्रुप 1A एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स पर हीट का इफ़ेक्ट देखते हैं। तो जनरली जब हम इसको हीट करेंगे, किस चीज़ को, ग्रुप 1A की नाइट्रेट्स को, तो ये बनाएगा मेटल नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। अब ये मेटल कोई भी हो सकता है, लाइक लिथियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी, रुबेडियम भी, सीजियम भी, सोडियम भी। ठीक है, हम इस मेटल को अगर स्पेसिफाई करना चाहें कि ये मेटल, एक स्पेसिफिक मेटल नाइट्रेट का अगर रिएक्शन देखना चाहें, चलिए अगर हम स्पेसिफिकली पोटाशियम नाइट्रेट की एग्जांपल देखें। पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम हीट देंगे तो हीट देने के रिजल्ट्स में हमारे पास क्या बनेगा, पोटाशियम नाइट्राइट बनेगा, KNO2 विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन था, हमने पढ़ा था कि लिथियम अपने मेंबर्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि ये ग्रुप 2A एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन की तरह बिहेव करेगा। अब ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ऑन डिकम्पोजिशन क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो देखें। जब भी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम हीट देते हैं, जब भी हम ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स को हीट देते हैं, नॉट एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है कोई भी मेटल है, आप X से रिप्रेजेंट करें या M से रिप्रेजेंट करें, NO3 2। जब हम इसको हीट देंगे तो हीट की रिजल्ट्स में इससे हमारे पास प्रोड्यूस होगा मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
with the release of oxygen। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट्स देंगे हमारे पास ग्रुप 1A एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें, ग्रुप 2A एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स हीटिंग पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखिए दोनों के प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है ना, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनता है, जबकि इन केस ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1 आपके पास मेटल नाइट्राइड जबकि ऑक्सीजन बनेगा। अब देखिए लिथियम की बात हमने की थी कि लिथियम बिहेवियर शो करेगा विच विल रिजेंबल्स टू द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2A। तो अगर हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो इसकी रिजल्ट्स में हमारे पास क्या बनेगा। लिथियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें, लिथियम नाइट्रेट अपॉन हीटिंग it will produce what? Lithium oxide with nitrogen dioxide plus O2, just like group 2A elements। for example मैग्नीशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो अपॉन हीटिंग ये हमें बना के देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए ये सारे बैलेंस नहीं है, इसको आप लोगों ने बैलेंस करना है। तो जनरल रिएक्शन है, अगर जनरल रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 लिख सकते हैं, इधर 2 लिखेंगे, इधर ऑक्साइड के साथ भी 2 लिखेंगे एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ 4 पुट करेंगे। तो आप काउंट करें, अभी ये कम्प्लीटली बैलेंस होगा। इसी तरह अगर लिथियम नाइट्रेट की बात करें तो 4 लिथियम नाइट्रेट विल प्रोड्यूसेस 2 lithium oxide with the release of 4 moles of nitrogen dioxide and 1 mole of oxygen। इसी तरह अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करें तो अपॉन हीटिंग 2 moles of मैग्नीशियम नाइट्रेट हमें बना के देगा 2 moles of मैग्नीशियम ऑक्साइड, 4 moles of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 mole of oxygen। तो देखिए डिफरेंस देखिए, ग्रुप 1A एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स जिस मेटल नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन बना के देता है, जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो है वो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बना के देता है। और लिथियम रिजेंबलेंस शो करता है विद ग्रुप 2A एलिमेंट्स, जो अभी हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे कि इन 3 फैक्टर्स की वजह से लिथियम अपने ग्रुप से हट के ग्रुप 2A एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स की तरह बिहेवियर शो करेगा। तो ये था अबाउट हीटिंग नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स। और हमने बात की है कि डाउन द ग्रुप हीट ऑफ नाइट्रेट्स जो है हम कह सकते हैं कि हीट देने से थर्मल स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज़ होती है। तो हीट देने से इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन नाइट्रेट्स का मतलब ग्रुप 1A के नाइट्रेट्स का ज़्यादा होगा, बिकॉज डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करें कार्बोनेट्स की कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स को हीट देने से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, तो चलिए ये पहले स्टडी करते हैं। ग्रुप 1A की एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हीट करेंगे तो हमारे पास हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो याद रखिए कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में लिथियम कार्बोनेट वो वाहिद कार्बोनेट है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल लैब टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर सकता है, बिकॉज इट इज़ लीस्ट स्टेबल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टॉप वाली लीस्ट स्टेबल होंगी, डाउन द ग्रुप हम आते जाएंगे तो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, हीट रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि लिथियम कार्बोनेट लीस्ट स्टेबल है
और ये डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा हीट देने से, बिकॉज लिथियम कार्बोनेट इज लीस्ट स्टेबल carbonate among all other carbonates of group 1A elements। बाकी जितनी भी कार्बोनेट्स हैं यानी जो दूसरे कार्बोनेट्स हैं ग्रुप 1A के, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती इवन एट हायर टेम्परेचर, बिकॉज उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। वो हीट को ज़्यादा एक्सटेंट तक रेजिस्ट कर पाता है। तो जब वो हीट को रेजिस्ट कर पाएगा तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म मेंटेन करेगा ना, इसलिए हम कहते हैं कि वो थर्मली स्टेबल होते हैं। तो आप लोग समराइज़ कर सकते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन कार्बोनेट्स में थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसी तरह अगर हम हीट के इफ़ेक्ट को बाइकार्बोनेट्स पे अप्लाई करेंगे तो उसकी रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगा? तो इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक्सप्लेन करते हैं। बाइकार्बोनेट्स, इन केस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, आपके पास बाइकार्बोनेट्स के केस में भी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। मतलब टॉप वाले जो मेंबर है उनके कार्बोनेट्स तो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स के कार्बोनेट जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू डिकम्पोजिशन। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अगर हीट करेंगे तो हीट देने से बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इसलिए इन केस ऑफ बाइकार्बोनेट्स थर्मल स्टेबिलिटी तो आपके पास ऊपर वाले कार्बोनेट्स की कम होती है, लेकिन अब हम नीचे आएंगे तो जो पोटाशियम बाइकार्बोनेट होगा, सीजियम एक्सेट्रा, उनके कार्बोनेट्स वो ज़्यादा थर्मल स्टेबल होंगे, मतलब वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे आसानी से। तो इस चीज़ को हम इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि चाहे नाइट्रेट्स हो, कार्बोनेट्स हो या बाइकार्बोनेट्स हो, ग्रुप 1A एलिमेंट्स के डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो चलिए इसको इस तरह आप समझें कि नाइट्रेट्स हो लिथियम के या सोडियम के, पोटाशियम के, रुबीडियम के, सीजियम के, या इनके कार्बोनेट्स हो बाइकार्बोनेट्स हो, हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो डाउन ग्रुप वाले जो कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स या बाइकार्बोनेट्स होंगे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर पाएंगे, जबकि ऊपर वाले जो होंगे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर वन कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स। थर्मल स्टेबिलिटी को बच्चों आप इस तरह समझिए कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप इस कार्बोनेट, नाइट्रेट्स या बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट रेजिस्टेंस बाय द कंपाउंड्स आर स्पीशीज़, हीट रेजिस्टेंस। तो अभी हमने बात की थी कि लिथियम नाइट्रेट जो है वो कम स्टेबल है, और फिर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो लिथियम नाइट्रेट लेस स्टेबल था थर्मली, जबकि फॉर एग्जांपल अगर हम सीजियम नाइट्रेट के साथ कंपैरिजन करें तो सीजियम नाइट्रेट इज़ मोस्ट स्टेबल ऑफ द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स। सिमिलर इज़ द केस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, अब इन हीट रेजिस्टेंस का डाउन द ग्रुप क्या फिनोमिना है कि डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसकी कुछ रीज़न्स है। एक रीज़न तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं अभी कि टॉप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज़ कम होता है, चार्ज डेंसिटी साइज़ स्मॉल होगा, या साइज़ या नीचे वाले जो होंगे उनका साइज़ ज़्यादा होगा।
और ऊपर वाले जो मेंबर्स होते हैं उनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और लोअर वन मेंबर्स की चार्ज डेंसिटी कम होती है। इसको हम इस तरह समराइज कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप size increases and down the group charge density decreases because volume of the elements या metals increases given volume increase होता है for same charge, इसलिए चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो आप लोगों के माइंड में ये पॉइंट या ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि चार्ज डेंसिटी या साइज का थर्मल स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। याद रखिए कि चार्ज डेंसिटी के साथ हीट रेजिस्टेंस या थर्मल स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप है थ्रू पोलराइजिंग पावर। जितनी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप उतनी ही पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिबिलिटी डिक्रीजेस डाउन ग्रुप। अब what is mean by polarizability? Polarizability is the ability of a species to polarize other species. Like अगर कोई एलिमेंट है ना वो दूसरे को किस एक्सटेंट तक पोलराइज कर पाता है, इसकी इस एबिलिटी को, इस पावर को, इस स्ट्रेंथ को हम उसकी पोलराइजिबिलिटी कहते हैं कि वो दूसरे में किस हद तक पोल्स क्रिएट कर सकता है। चलिए इसको आप किस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है मेटल कार्बोनेट। चलिए कार्बोनेट कंसिडर करें, आपके पास है मेटल कार्बोनेट। आपको पता है कि इसकी 2 स्पीशीज़ होते हैं, मेटल वाला पार्ट और कार्बोनेट वाला। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको हम कैटाइन कंसिडर कर सकते हैं ना, बिकॉज हमें पता है कि अल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जब भी किसी स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटाइंस कह सकते हैं। आपको पता है कि कार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज होगा तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनाइंस कंसिडर करते हैं। तो ये मेटल कार्बोनेट है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है या व्हाटएवर। तो इनमें 2 पार्ट्स होंगे, एक कैटाइन होगा एक एनाइन होगा। अब कैटाइन की पोलराइजिबिलिटी पावर को चेक करें। ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो वो एनाइन को डिस्टॉर्ट कर पाएगा, मतलब उसमें पोल्स क्रिएट कर पाएगा, उसको डिकम्पोज होने के लिए फैसिलिटेट करेगा। किस कंडीशन में? अगर कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। इस चीज़ को समझें कि कैटाइंस ऑफ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, cations of greater polarizing power distorts anions more frequently and facilitates its decomposition, बच्चे अगर आप लोगों को कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आए ना तो ये आप लोग ख़ुद ज़रा करेक्शन किया करें।
अब देखिए कैटायंस हमारे पास कौन कौन से होंगे, अल्कली मेटल्स होंगे, या तो लिथियम होगा या सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा। अब इनमें से किस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी? एक पॉइंट जहन में रखिए कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होती है, साइज़ इंक्रीज़ होती है तो चार्ज डेंसिटी, अब सारे पॉइंट्स को हमने कम्युनिकेट करना है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। साइज़ इंक्रीज़ हुआ, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हुई, तो जो कैटायन होगा मतलब जो मेटल होगा उसकी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी पोलराइजिंग पावर इनका कम होगा अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी, मतलब दूसरों को ये आसानी से डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? चलिए इस क्यों का कि क्यों पोलराइजिंग पावर कम होगी इसको समझे आप लोग। कंसिडर करें लिथियम कार्बोनेट है, आपको पता है कि कार्बोनेट में CO3 होता है, कार्बन इज़ बॉन्डेड विद 3 ऑक्सीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए ये कार्बोनेट है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होगा, ये देखिए C बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है, इसके ऊपर -2 चार्ज है। ये इस कार्बोनेट को हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया है आपको। अगर ये किसी कैटायन के साथ, अब ये देखिए ये एनाइन होगा, अगर ये किसी कैटायन के साथ कंबाइन है, लाइक अगर ये आपके पास है लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जो भी है, तो सारे मेटल्स पे चार्ज +1 होता है। ये देखिए सारे मेटल्स पे चार्ज +1 होगा, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, सबका चार्ज कॉमन है। लेकिन इनकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है तो हम कहते हैं कि इनकी चार्ज डेंसिटी भी कम है। तो अभी हमने एक बात की है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस एंड पोलराइजिंग पावर आल्सो डिक्रीजेस। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली जितनी भी है ना ये इनकी पोलराइजिंग पावर आपके पास ज़्यादा होगी नीचे वाले मेंबर्स की कंपैरिजन में, और नीचे वाले की पोलराइजेबिलिटी कम होगी एज़ कंपेयर टू लिथियम या सोडियम, या हम कहते हैं कि लिथियम की सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करिए लिथियम कार्बोनेट, अगर हमारे पास ये मेटल स्पेसिफिकली लिथियम है, लिथियम इज़ बॉन्डेड विद कार्बोनेट, चूँकि लिथियम कार्बोनेट्स में 2 लिथियम होते हैं, लेकिन जस्ट सपोज करें फॉर एग्जांपल हम एक लिथियम की बॉन्डिंग स्टडी करना चाहते हैं विद कार्बोनेट्स, ठीक है, तो देखिए इस लिथियम पे चार्ज होता है +1, साइज इसका सबसे कम है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब इस पॉइंट को क्लियरली सुने, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बोनेट की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बोनेट की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसकी टूवर्ड इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, मतलब इसकी अट्रैक्शन की रिज़ल्ट में इसको हम पोलराइज कर सकते हैं। क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव करेक्टर है ना, इसकी एफिनिटी टूवर्ड नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली विद मोर अट्रैक्शन इसकी तरफ जाएगा। तो इधर आपके पास ये ऑक्सीजन इस लिथियम के साथ बाउंड होगी, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा विद द रिलीज ऑफ दिस पार्ट, ये पार्ट कौन सा है, कार्बन डाई ऑक्साइड।
इसलिए जब हम इस लिथियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से वो इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लिथियम ऑक्साइड की फॉर्म में निकल आता है और रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो फिर क्या पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी या कम, इस चीज़ को समझें। क्योंकि इस केस में लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसने आसानी से एनायन को डिस्टॉर्ट किया है। मतलब इसको हीट करेंगे तो जल्दी से कार्बोनेट से ऑक्सीजन निकालेगा और लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस डिक्रीजेस, इसलिए लिथियम कार्बोनेट तो लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट की पोलराइजिंग पावर कम होती है सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की, इसलिए वो इस कार्बोनेट को आसानी से डिस्टॉर्ट करके इसकी ऑक्सीजन को नहीं निकाल पाएगा। इसलिए अगर हम इसको हीट दे भी तो ये सोडियम इसके ऑक्सीजन को आसानी से नहीं निकाल सकता। इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम कार्बोनेट मोर स्टेबल होगा, मतलब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम पोटाशियम कार्बोनेट की तरफ जाए तो पोटाशियम की कार्बोनेट को पोलराइज करने की कैपेबिलिटी और भी कम हो जाती है बिकॉज उसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, तो वो इस कार्बोनेट से ऑक्सीजन आसानी से नहीं निकाल पाएगा। इसलिए ये सोडियम कार्बोनेट से भी मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन सोडियम कार्बोनेट। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर की कंक्लूजन क्या होगी, समरी हम इस तरह कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो हीट देने से जो कार्बोनेट्स होते हैं वो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करेगा, मतलब वो ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी शो करेगा क्योंकि वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल हो जाते हैं। और इसी तरह का बिहेवियर ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में भी ऑब्जर्व करेंगे कि डाउन द ग्रुप उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी।